आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम किस तरह से कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण करते हैं। लेकिन संप्रेषण कितने प्रकार का होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हमने एक चार्ट के द्वारा ये जो चार्ट बनाया गया है इससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के प्रकार या संप्रेषण का रूप, कितने प्रकार का संप्रेषण हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर हम कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण अपनी बातों को दूसरों तक किस तरह से पहुंचाते हैं। इसको यहाँ पर अभिव्यक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति क्या चीज होती है। जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने तथ्यों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। इसमें हमारे आइडियाज, हमारे विचार, हमारे मन की भावनाएं दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं। इसके बाद पहले हम यह पता लगाएंगे ये कितने प्रकार का है, फिर इसके अंदर एक एक करके इसके पॉइंट को हम इस आसानी से अध्ययन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा पार्ट है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी निर्देश के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त जिसको हम पढ़ेंगे उसी को ही हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संप्रेषण, जिसको हम जब किसी बात को, किसी विचार को, किसी तथ्य को हम शब्दों के द्वारा यानी शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। शाब्दिक संप्रेषण यानी जो शब्दों से बोला गया संप्रेषण होता है, जो विचार होते हैं ये बड़े सरल, सुगम, बोधगम्य हो जाते हैं। शाब्दिक संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। तो इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये शाब्दिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन आगे जाकर के दो भागों में बंट जाता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल यानी मौखिक संप्रेषण और रिटन यानी लिखित संप्रेषण। मौखिक यानी मुंह से बोल करके, जब हम अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने मन की जितनी भी भावनाएं होती हैं अगर हम उसको दूसरे व्यक्तियों तक मुंह से बोल करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं, इसको हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन अगर इसी बात को हम दूसरे व्यक्तियों तक लिखित तौर पर अगर पहुंचाते हैं तो उसको लिखित संप्रेषण या रिटन संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहा जाता है। रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संप्रेषण में हमारी बातें दूसरे लोगों तक लिख करके कागज पर या लेटर के रूप में या न्यूज़पेपर के रूप में, मैगजीनों में, कहीं भी जहां भी इसको अपनी बातों को कहने का मतलब मकसद होता है तो उसको लिख करके ही दिया जाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन रिटन और printed form is known as written communication. This type of communication takes place in different ways such as letter, memo, reports, notices, circulars, magazines, etc. It needs utmost care while preparing the written message. The choice of words should be done carefully in written communication and the words should be such so as to convey a specific meaning. यहाँ पर शब्दों का चुनाव करते समय विशेष प्रकार का ध्यान रखना होता है कि रिटन कम्युनिकेशन में ऐसे शब्दों का समावेश किया जाए, ऐसे शब्दों को शामिल किया जाए जो हमारी सूचनाओं को, हमारी बातों को, हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को बहुत अच्छा, सरल और सुगम्य बना दे। सामने वाले के ऊपर उसकी ऐसी पहचान बने जिससे वो समझ जाए कि जो बातें यहाँ पर शब्दों में व्यक्त की गई हैं
उसका मकसद क्या है। इसी को ही हम लिखित संप्रेषण या रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात करेंगे इसी के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसे हम सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी सांकेतिक संप्रेषण। ये जब हम अपनी बातों को संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, इशारेबाजी के द्वारा, आंखों से, हाथ हिला करके इस प्रकार से प्रकट करते हैं तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दायरे में ले जाते हैं। इसमें हमारी बातें 3 भागों में बांटी गई हैं। पहला बॉडी लैंग्वेज, दूसरा पारा लैंग्वेज, तीसरा साइन लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, द स्टडी ऑफ मैसेज कन्वे बाय बॉडी मूवमेंट इज नोन एज बॉडी लैंग्वेज, जस्ट एज लैंग्वेज यूजेज सिंबल टू कन्वे मैसेज आवर बॉडी मूवमेंट कन्वे मैसेज सच एज रबिंग द नोज फॉर फीलिंग टेंस, putting the hand on forehead for distress, raising hand by a traffic policeman to stop the traffic, etc. are the example of body language. यहां पर हम बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो शारीरिक भाषा है, इसमें सारी शरीर के अंगों को हिला करके या उसको इधर उधर करके ही हम यह पता लगा लेते हैं कि बंदा सामने क्या कहना चाहता है। इसके उदाहरण के तौर पर यह बताया जाता है कि यदि अगर हम अपने माथे पर सिलवट लाते हैं या अपने नाक पर हाथ रखते हैं या थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ टेंशन में हैं। यदि हम अपने माथे पर डिस्ट्रेस लाते हैं तो इस बात की फीलिंग होती है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या हमें कुछ अलग से महसूस हो रहा है। ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वह भी हाथ के इशारे के द्वारा आने और जाने वाले को संकेत देता है कि अब आइए, अब जाइए, रुक जाइए। तमाम चीजें जो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का इशारा करते हैं, यानी शरीर के द्वारा हाथ को हिला करके, आंखों को घुमा करके या अन्य तरीकों से जैसे कि हम अपने बॉडी एक्सप्रेस करते हैं, तो हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो पता लगता है कि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है पारा लैंग्वेज। अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये है हमारा पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज से हमारा मतलब होता है भाषा प्रतिरूप। इसको हिंदी में भाषा प्रतिरूप कहते हैं। इसमें हम संकेत इसमें ये प्राप्त होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, इसमें अपने शब्दों को किस लेवल पर, कहां पर, अपने ध्वनि के हिसाब से वह कहीं तेज आवाज, कहीं बहुत मंदी आवाज, कहाँ उसको तेज बोलना होता है, उसके वक्तव्य की गति जो होती है वह इस बात की पहचान बन जाती है कि वह व्यक्ति अपनी बात को किस प्रकार से रख रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यहां पर यह बात सामने, बदतमीज, हमारी बात सुनता नहीं, नालायक। इसका मतलब यह होता है कि यह शब्द जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यह यहां पर क्रोध को प्रकट करता है। इस प्रकार से यहां पर जब कोई व्यक्ति अपने विचार, अपने भाव को बहुत ही दूसरे तरीके से बोलता है, यानी कहाँ उतार चढ़ाव बातों में लाना है, शायद आपको पता लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे ही अगर हम किसी छोटे बच्चे से बोले, आजा बेटा, आजा 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 मेरा बेटा, प्यारा बेटा, तो यहाँ पर हमारा यह भाव बनता है कि हम यहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं छोटे बच्चे के सामने और दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर वात्सल्य प्रेम किस प्रकार से उमड़ रहा है बच्चे के लिए। और कहीं पर जैसे क्लास में मास्टर होता है, अगर कोई बच्चा काम नहीं करके आता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता, नालायक, काम क्यों नहीं करके आया, खड़े हो, फिर डंडी डंडी पीटने लग जाता है। तो यहाँ पर जो उसने अपने मुंह से शब्द निकाला है वह यहाँ पर क्रोध प्रकट कर रहा है। अर्थात यहाँ पर मानसिक स्थिति का पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, in the para language, tone of voice, pitch, rhythms, volume, break in sentences, etc. are used to convey the message. In para language, we examine the sound of someone's speech. Voice tells us so much about the speaker's sex, backgrounds, education, and temperament.
क्लियरर द वॉइस इज मोर इफेक्टिव विल बी द कम्युनिकेशन। यहां पर हम समझ सकते हैं कि भावों को, अपनी बातों को प्रकट करने का किस प्रकार का तरीका अपनाया गया है। इसमें मानसिक स्थिति का जो है ज्यादा भाव मिलता है। अब हम बात करेंगे साइन लैंग्वेज की। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त साइन लैंग्वेज मौजूद है। ये रहा साइन लैंग्वेज यानी चिन्ह वाली भाषा। इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम किसी प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, निशान लगाते हैं, या सायरन आवाज, ध्वनि वगैरह से सुन करके हम पता लगा लेते हैं कि यहां पर किस प्रकार का संदेश सुनने को मिल रहा है। मीन्स इट इज ए मेथड इन विच डिफरेंट साइंस, पिक्चर, सिग्नल्स, कलर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। Signs can be of two types, audio sign and visual sign. Audio sign include buzzers, electric bells, sirens, hooters, etc., which produce different sound to convey the message. For example, hooting of siren in a factory immediately makes the workers active. Visual signs such as poster, cartoons, pictures, colors, etc., are used to convey the message for general information and education. People all over the world recognize what the traffic lights red, yellow and green, the symbol of two crossed bones below. A skull means danger and a crossed cigarette means नो स्मोकिंग। यहां पर आपको जितनी बातें मैंने इंग्लिश में कहा बहुत रुक रुक करके बताया, मतलब ब्रेक ले लेकर बताया ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। तो साइन लैंग्वेज जैसे ऑडियो और विजुअल दोनों में चलता है। जैसे ऑडियो साइन है, पुलिस का अगर हॉर्न बजता हुआ जाता है तो समझ जाते हैं कि पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई, यानी कोई चिल्ला के नहीं बोल रहा है बल्कि वो हॉर्न ही इस बात का संकेत बता रहा है कि पुलिस यहां पर आ रही है। अगर कोई एम्बुलेंस का, अगर गाड़ी एम्बुलेंस की जा रही होती है तो हम उसकी सायरन से ही समझ जाते हैं कि एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है। इसी प्रकार से अगर ट्रैफिक के या ट्रेनों के अगर सिग्नल देखे जाएं तो हरी सिग्नल जब ट्रेन को मिलता है तो हरी लाल बत्ती, दोनों बत्तियां इस प्रकार से होती हैं कि उसको एक आने का रुकने का संकेत होता है। यानी अगर हरी बत्ती जलती है तो इस बात के ड्राइवर को संकेत मिलता है कि वो गाड़ी अब आगे बढ़ाए। अगर लाल यानी रेड सिग्नल मिलता है तो इस बात का संकेत होता है कि वह गाड़ी को रोक दे। इस प्रकार से वहां पर कोई चिल्लाने नहीं आता है कि रोको भाई, रोको रोको रोको, नहीं, बल्कि वह सिग्नल ही इस बात का संकेत बताता है कि यहां पर उससे वह सूचित किया जा रहा है कि आप ठहर जाओ या आप चल पड़ो। इस प्रकार से हम साइन भाषा का प्रयोग करते हैं और यही भाषा ही साइन लैंग्वेज का उदाहरण बनती है। डोर बेल, अगर घर के सामने कोई व्यक्ति आके घंटी बजाता है तो वहां पर उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं दरवाजा खोल दो, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बल्कि मात्र बेल बजाने से ही उसके आने का संकेत प्राप्त हो जाता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। ये साइन लैंग्वेज का उदाहरण बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संबंधों के आधार पर भाषा किस प्रकार से संप्रेषण में शामिल की जाती है। इसमें दो भाग किए गए हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें जिसको हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण क्या होता है? औपचारिक संप्रेषण मतलब जब विचारों का आदान प्रदान, अधिकार और दायित्व एक औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है, यानी उसके लिए कुछ पॉलिसी, रूल, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, एक व्यवस्था बनाई गई है जिसके आधार पर हमें अपनी बात को रखना होता है। उसी को ही फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके लिए क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Under this system, the message flows according to a fixed and prescribed way. It follows the pre-decided procedures, rules, and regulations for the transmission of messages. Formal channels of communication recognizes superior and subordinate positions and relationship. This system
ensure flow of information in a planned route smoothly, accurately and timely. In fact, this communication takes place between two positions and not between persons. यहां पर औपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा रूल रेगुलेशन जहां पर बात करने के लिए पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि आप इसी तरीके से बात करेंगे, आप अपनी मर्जी उसमें नहीं घुसेड़ेंगे, बल्कि आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे अलग से। जो तरीका बनाया गया है, जो व्यवस्था डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है, वो आपके ऊपर भी लागू है और सबके ऊपर लागू है। कोई भी इससे बाहर काम नहीं करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था जहां पर लागू होती है उसको हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो अधिकारियों को लंबवत सीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ भेजा जाता है। इसमें उच्च प्रबंध संदेश को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देते हैं तथा अधीनस्थ कर्मचारी अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को यानी अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों को संदेश देता है। संदेश देने का जो प्रवाह होता है, जो क्रम होता है, इस प्रकार से चलता रहता है जब तक कि सूचना संबंधित व्यक्ति तक न पहुंच जाए। यह यहां पर औपचारिक संप्रेषण ज्यादातर लिखित में होता है। इसमें रिपोर्ट, आदेश या पत्रिकाओं के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। इसमें सबकी जिम्मेदारी, अधिकार का आदान प्रदान बहुत अधिक एक औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी अनौपचारिक संप्रेषण। जब हम औपचारिक संप्रेषण की बात किए तो इसमें बहुत सारी बातें मैंने बता दी, लेकिन अब वो सारी बातें इस प्रकार की भाषा में, यहाँ की भाषा में, इस लैंग्वेज में, इस संप्रेषण में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। उसका अपोजिट अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाएगा। यानी इट इज ए प्लान्ड और डेलिबरेटली क्रिएटेड चैनल of communication. It is free from all formalities. No formal organization chart is followed to convey the messages. It is based on the informal relation of two parties or two persons. Body language is also used in informal communication, like to show anger, to smile, to remain silent, etc. It is most flexible and speedy channel of communication, but this type of communication is difficult to control and often create misunderstanding. यहां पर हम कह सकते हैं कि ये किसी प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से इसको संप्रेषित नहीं किया जाता। इसको बनाने के लिए किसी प्रकार की योजना या पहले से ही कोई रूल रेगुलेशंस बनाया नहीं गया होता, बल्कि इसमें सभी बातें सभी प्रकार के लोग गप सड़ाके टाइप में करते हैं और अपनी बात को बिल्कुल धूम धड़ाके से रखते हैं और किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। सब एकदम मजे मस्त होते हैं। और दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज में इस प्रकार की बातें नहीं पाई जाती। को बिल्कुल मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, सीरियस बात करेंगे नहीं। इसमें क्रोधित हो जाओ, स्माइल हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, जैसे मर्जी वैसे रहिए। ये भाषा बहुत स्पीडली और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसमें अपनी बातों को, अपनी भावों को अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे मर्जी हो ऐसे ही पेश कर सकते हैं। लेकिन जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो इसमें ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बन जाती है और इस प्रकार की भाषा में अफवाहों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है और ये भाषा कंट्रोलेबल नहीं होती है। यहां पर हम अपनी बात को, अपनी संप्रेषण को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, परंतु अफवाहों को रोक नहीं सकते। अब बात करेंगे तीसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आपकी स्क्रीन पर निर्देश के आधार पर, निर्देश के आधार पर अगर हम संप्रेषण की बात करते हैं तो आखिर यह निर्देश का मतलब क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। जब संस्थाएं काम करती हैं तो वो अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन में जितने भी व्यक्ति होते हैं वे सभी लोग एक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और डिसीजंस के आधार पर कार्य करते हैं। जो उनके ऊपर वाले कर्मचारी यानी कि जो अधिकारी लोग जो निर्णय लेंगे, जो आदेश निर्देश देंगे, उसी के आधार पर
निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी बात को रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर हम बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बारे में अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वो 2-3 भागों में बटा होता है। तो आगे देखेंगे ये कहाँ पहुंचता है, इसको देखेंगे तो इस तरह से आते आते ये 3 भागों में आगे आगे पहुंच गया है। पहला है यहां पर देखेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी लंबवत संप्रेषण। ये जो लंबवत संप्रेषण यहां दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है। वर्टिकल संप्रेषण 2 भागों में बटा हुआ है। वर्टिकल यानी कि अगर संदेश हमारा अधिकारियों से कर्मचारियों की ओर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। अगर कर्मचारियों से अधिकारियों को ट्रांसफर हो रहा है तो क्या कहेंगे। इसके एरो से आप आसानी से यहां समझ सकते हैं कि यहां पर हमने जो कम्युनिकेशन के बारे में बताया है ये स्क्रीन पर आपके सामने है। अपवार्ड कम्युनिकेशन है ये। इसमें जब कर्मचारी अपनी बात को अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है तो उसको हम अपवार्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी इस वाले कंडीशन में जब बातें यानी जो सूचनाएं होती हैं उसको हम यानी जब कोई संदेश वाहन अधीनस्थ कर्मचारियों एवं कर्मचारियों की ओर से अगर अपने उच्च अधिकारियों की ओर किसी प्रकार की बात को रखा जाता है या कोई सूचना दी जाती है तो नीचे से ऊपर की ओर जो संदेश वाहन आता है उसको ही हम यहाँ पर अपवार्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी ऊपर की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर निम्न स्तर से कर्मचारियों से जो बातें हैं जो सूचनाएं हैं यहाँ पर उच्च स्तर के अधिकारियों तक आदि से। मान लो कोई कर्मचारी छुट्टी चाहता है तो वह अपनी बात को प्रार्थना पत्र के जरिए अपने ऊपर वाले अधिकारी को भेजेगा। इसका मतलब है कि वह अपनी सूचना नीचे से ऊपर की ओर प्रेषित कर रहा है। तो यहाँ पर इसको अपवार्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। इसके एरो से आप समझ सकते हैं कि नीचे से सूचना ऊपर की ओर चल रही है। इसको अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है व्हेन मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स to higher authorities, then it is known as upward communication. This communication system is usually used to communicate the problem, grievances, suggestions and reactions of workers to managers. यहाँ पर हम अपनी बातों को जब बताने का तरीका अपनाते हैं तो कर्मचारी लोग अपने मैनेजर से या अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं अपनी सूचनाएं जो कि उनके कोई परेशानी हो या कोई सुझाव हो या किसी प्रकार का प्रतिक्रिया हो अगर वह अपने मैनेजर को अपने प्रबंधक को देना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से वो अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम इट इज नेसेसरी टू हैव ओपन डोर पॉलिसी, मैनेजमेंट, वर्कर्स मीटिंग, पार्टिसिपेशन, एटीट्यूड टू द बिजनेस एक्सेट्रा। दिस सिस्टम इंक्रीजेज द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। इस सिस्टम में थोड़ा सा खुलेपन की जरूरत होती है तभी वर्कर अपनी बात को अपने अधिकारियों तक पहुंचा पाएंगे। अगर वर्कर बिल्कुल साइलेंट है तो वह अपनी बात नहीं बता पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें वर्कर कर्मचारी अपने बातों को अपने अधिकारियों तक बहुत ही बेसब्री से बहुत ही क्लोजली बहुत फ्री माइंड से रख सके, तभी ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सकता है। दूसरा इसका है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या कहता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जब व्हेन मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू सबऑर्डिनेट्स एंड लोअर क्लासेज ऑफ एम्प्लॉइज इट इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। थ्रू दिस मैनेजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हिज सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग दिस पॉलिसीज, प्लान्स एंड programs of the enterprises. Orders, bulletins, job sheets, manual guidelines are its main example. It can
मतलब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसमें जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, सुपरवाइजर होता है, वो अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब संदेश उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को दिया जाता है तो इसे ऊपर से नीचे की तरफ संचार कहते हैं, और ये संदेश लिखित या मौखिक में हो सकता है। इसके द्वारा प्रबंधक व्यवसाय की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपलब्ध कराते हैं। तो यहां पर आपने वर्टिकल कम्युनिकेशन के 2 फॉर्म पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको आपकी स्क्रीन पर यहां पर मौजूद है, जिसे हम क्षैतिज संप्रेषण कहेंगे। क्षैतिज संप्रेषण होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, जब समान स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है तो इसे क्षैतिज या समतल संप्रेषण कहा जाता है। ये संदेशों को भिन्न भिन्न विभाग अधिकारियों के मध्य किया जाता है, यानी एक ही लेवल का कर्मचारी हो और वह अपने ही जैसे दूसरे कर्मचारियों से बातचीत करता हो, या अपनी योजनाएं या अपने विचार या अपना कोई भी तालमेल से संबंधित जो बात हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या कोई लक्ष्य हो, या कोई काम को पूरा करना हो, या कोई डिसीजन हो, या ऊपर से आए हुए आदेश हो, इस बारे में अगर कोई भी बात अगर अपने विभाग से दूसरे विभाग में जो कि उसके जैसा ही है, अगर वह बात कर रहा है या अपनी सूचनाएं दूसरे तक पहुंचा रहा है तो इसको हम क्षैतिज या समतल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसी का नाम होता है, यदि इसको इंग्लिश में व्यक्त करना हो तो कह सकते हैं कि व्हेन कम्युनिकेशन takes place between 2 or more persons who are linked to each other by equal status or equality of relationship. The meeting of general manager of various units of the company, communication between territorial sales managers are the examples of the horizontal communication. अगर ये 2 यूनिट है, दोनों यूनिटों में ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मैनेजर हैं, अगर वो दोनों मैनेजर उस फैक्ट्री के बात करते हैं आपस में तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का रूप दे सकते हैं। यहां पर है अगला डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं विकर्ण संप्रेषण। डायगोनल कम्युनिकेशन यानी विकर्ण संप्रेषण। ये विकर्ण संप्रेषण है क्या? तो विकर्ण संप्रेषण को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम करणीय संप्रेषण या आरेखी संप्रेषण भी कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में संगठन संरचना के औपचारिक प्रवाह को विचार में नहीं रखा जाता है, यानी इसमें किस तरीके से हम अपनी बात रखेंगे, किसी रूल रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं, बल्कि सूचनाओं और संदेशों के तीव्र प्रवाह के लिए विभिन्न विभागों एवं क्रियाओं के अधीनस्थ को प्रत्यक्ष औपचारिक स्तरों में नहीं आने के मतलब आते तो हैं, परंतु जब वो उस रूल में बात करते हैं, अपने तौर तरीके से बात करते हैं, तो किसी भी रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं, यानी वो औपचारिक यानी जो फॉर्मेलिटी होती है बात करने की, उसके बगैर उस फॉर्मेलिटी को नहीं, उस रोल को नहीं अदा करते हैं, किसी रूल रेगुलेशंस में नहीं आते हैं, बल्कि वह क्रॉस बातें करते हैं, यानी अपनी बातों को करने के लिए, अपनी सूचनाओं को देने के लिए किसी व्यवस्था या किसी क्रम का या किसी रूल्स का यहाँ पर सुनिश्चितीकरण नहीं करते, बल्कि वह अपनी बात को सिर्फ रखने का ही कार्य करते हैं। इस प्रकार के संदेश वाहनों से विभिन्न विभागों में निर्णयन, दक्षता, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि अनौपचारिक सभा या भोजनावकाश मुलाकात में करणीय संप्रेषण द्वारा वांछित सूचनाओं एवं प्रगति संदेशों का आदान प्रदान होता है। जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है इसमें कोई भी किसी से बात कर सकता है, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की झलक मिलती है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति से आसानी से बात कर सकता है। एक सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से आसानी से बात कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट के फोरमैन से बात कर सकता है, यानी इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी यह आरेखी या करणीय संप्रेषण कहा जा सकता है। इस प्रकार से अगर इसको हम इंग्लिश में अगर व्यक्त करना चाहें
तो द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट नॉर ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन. In other words, it refers to the interchange of message among the persons located at different levels of hierarchy and outside the direct chain of command. इसमें कोई भी व्यक्ति उस लेवल का नहीं हो सकता है, हो भी सकता है. कोई भी अपनी बात दूसरे लेवल पर आसानी से पहुंचा सकता है. कोई भी अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर, फोरमैन, वर्कर कैसे बात कर सकता है. यानी इसमें डायगोनल है पूरी तरह से, मतलब एक व्यवस्था ना हो करके एक अव्यवस्थित तरीके से खुले मन से अपनी बातों को रख सकता है. इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का चार्ट मौजूद हो चुका है. इसको आप आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं. यहां से हमने बनाना शुरू किया था. 3 भागों में बटा हुआ है. ये है तो खैर काफी मेहनत लगी इसको बनाने में हमें, लेकिन अब उम्मीद आपसे यही करेंगे कि इस चार्ट को आप अपने तक न रख करके इसको वायरल कर दीजिए और लोगों तक इसका लाभ मिल जाए. यही मेरी कामना है और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएं. और ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हिंदी में मिलेगा तो अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, अंग्रेजी में मिलेगा तो हिंदी में नहीं मिलेगा, हिंदी में मिला तो उसकी इंग्लिश नहीं पता होगी, इंग्लिश मिलेगा तो हिंदी नहीं पता होगी. काफी मुश्किलों से इसको हमने बनाया है. तो कोशिश करूंगा कि यह चार्ट अन्य स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और आपने इसको सुना है, समझा है. अगर इसका बेहतर रिस्पॉन्स चाहते हैं तो इस चार्ट को आप अपने हाथों से एक बार अवश्य बनाइए. इससे आपको संपूर्ण कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी. फिर लेकर आ रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में एक नई धमाकेदार वीडियो. इंतजार कीजिए. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. हाँ, प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप अन्य वीडियोज का लाभ भी उठा सकते हैं.